Hello everyone, welcome to Job Grade. My name is Amit. How are you all? So in this session we are going to discuss the statehood day of मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय। आप सभी को पता होगा अभी हाल ही पे इन तीन स्टेट्स ने यानी मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय ने अपना स्टेटहुड डे को सेलिब्रेट किया है। आप सभी को पता होगा कि 21 जनवरी को प्रत्येक साल इन तीनों स्टेट्स का स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया जाता है यानी कि उसको मनाया जाता है। इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, उस कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं, जिस पर हम बात करेंगे मणिपुर के बारे में। प्री 1947 यानी कि देश के आज़ादी के पहले मणिपुर वॉज अ प्रिंसली स्टेट। मणिपुर एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। वहाँ के रूलर हुआ करते थे बोध चंद्र सिंह। बोध चंद्र सिंह जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, चाइना मणिपुर पे अटैक करने लगा, वो उसको अपने अंदर शामिल करना चाहता था। इसी तरह की और भी तमाम तरह की समस्याएं आ रही थीं। जो भी बगल में बड़े प्रिंसली स्टेट थे वो भी मणिपुर को अपने अंडर पे लाना चाहते थे। बोध चंद्र सिंह के सामने एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि आखिरकार क्या करें। अगर किसी तरफ भी नहीं जाते हैं तो हम यहाँ पे एटोनॉमस नहीं रह पाएंगे। ऐसे समय पे ख्याल आता है इंडिया का। अब जो वहाँ के रूलर है बोध चंद्र सिंह, वो इंडिया के पास आते हैं और इंडिया से कहते हैं हम यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात थी भारत के लिए, क्योंकि भारत एक अखंड भारत की ओर बनने जा रहा था फिर से, जो कि अंग्रेजों के टाइम पे ब्रेक हो गया था। पर वहाँ पर इन्होंने एक ऐसी कंडीशन रख दी जो थोड़ा सा नॉट एक्सेप्टेबल थी। इन्होंने जम्मू कश्मीर वाली बात को दोहराने की कोशिश की, क्योंकि जम्मू कश्मीर का मुद्दा तो बाद में आता है, इसका मुद्दा पहले आता है। तो यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हैं कि मणिपुर के ही मुद्दे को जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने रिपीट कर दिया था। मुद्दा क्या था? मुद्दा यहाँ पर यह था कि हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तो साइन करेंगे, पर हम अपनी एक अलग आइडेंटिटी रखेंगे, यानी कि जो मणिपुर होगा वो आपका एक एटोनॉमस स्टेट होगा। भारत जैसी कंट्री को ये कभी भी एक्सेप्टेबल ही नहीं था। 1948 पे पहली बार मणिपुर के अंदर इलेक्शन होता है। इलेक्शन होता है एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पर, और वहां पर मोनार्क, जो डेमोक्रेटिक मोनार्क है, वो यहां पे इस्टेब्लिश किया जाता है थ्रू द एडल्ट फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ये सारी चीजें वहां पर हो गई। अब 1949 पे एक और मुद्दा निकल कर आता है। मुद्दा ये निकल कर आता है कि जब वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो जो वहां के रूलर हैं उन्होंने, बोध चंद्र सिंह ने बिना लेजिस्लेटिव असेंबली से कंसल्ट किए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कैसे साइन कर दिया। ये बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा था। और सच बात भी थी कि जब आपके यहाँ प्रॉपर लेजिस्लेटिव असेंबली है तो आप विदाउट कंसल्टिंग द लेजिस्लेटिव असेंबली आप यहाँ पर किस तरीके से इंडिया पे शामिल हो सकते हैं। और वहाँ पर इस तरीके से जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसे डिजॉल्व कर दिया जाता है। और जब इसे डिजॉल्व कर दिया जाता है तो मणिपुर को सी स्टेट के अंदर यहां पर शामिल कर लिया जाता है। आखिरकार ये सी स्टेट क्या है? पार्ट सी स्टेट। सी स्टेट क्या है? यानी कि ऐसा राज्य जिस पर गवर्न किया जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। दूसरी बात, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गवर्न तो करेंगे। अब इसका मतलब ये खुद नहीं है कि भारत के जो प्रेसिडेंट है वो जाकर मणिपुर में रूल इस्टेब्लिश करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैसे करेंगे? इसके लिए प्रॉपर एक प्रोविजन किया गया कि हमारा चीफ कमिश्नर होंगे या फिर हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, वो वहां पर जाकर अपना रूल करेंगे। यानी कि पार्ट सी जो था, पार्ट सी के स्टेट के अंदर वो सारे स्टेट्स आते हैं जहां कहीं भी आपके चीफ कमिश्नर होते थे या आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर होते थे। ये सारी कहानी प्रॉपरली चल रही थी और हमने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि मणिपुर आने वाले वक्त में भारत का फुल फ्लेज्ड स्टेट बन जाएगा। 1956 में इंडिया पे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया जाता है और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू भारत के अंदर 14 स्टेट और 6 यहां पर यूटी बनाए जाते हैं, जिसके तहत 1956 में हमने मणिपुर को भी यूटी का स्टेटस दे दिया था। फाइनली जाकर एक और एक्ट आता है जिस एक्ट का नाम होता है नॉर्थ ईस्ट एरिया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971। और ये जो NEAR एक्ट था, इसके माध्यम से हमने मणिपुर को फुल फ्लेज्ड स्टेटस दे दिया जस्ट अगले साल यानी 1972 पे। और इस तरीके से 21 जनवरी 1972 से जो मणिपुर है वो आपके यहाँ पे फुल फ्लेज्ड स्टेट बन गया। ये तो कहानी रही मणिपुर की। आगे चलते हैं, बात करते हैं त्रिपुरा के बारे में। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा पे 1949 पे देश में
अभी कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं हुआ है, देश आजाद हो गया है, ये उस समय की बातें हैं। अब यहां पर अगर बात करें त्रिपुरा में, त्रिपुरा के रूलर हुआ करते थे राजा विक्रम सिंह। राजा विक्रम सिंह की डेथ हो जाती है। जब डेथ हो जाती है तो उनकी वाइफ थी कंचन प्रभा देवी। कंचन प्रभा देवी यहां पर गद्दी पे बैठ जाती है। उनके साथ भी वही समस्या थी कि चाइना चाहता था कि ये पाकिस्तान पे चाइना पे आ जाए, और जो बाकी प्रिंसली स्टेट थे वो चाहते थे कि हम पर शामिल हो जाए। ये सबसे बड़ी समस्या थी। फिर यहां पर ये भी इंडिया के पास आती है और इन्हें भी हम यहां पर पार्ट सी स्टेट के अंदर शामिल कर लेते हैं, यानी कि उन स्टेट के अंदर शामिल कर लेते हैं जहां पर प्रेसिडेंट रूल करेंगे, और प्रेसिडेंट के बिहाफ में आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर या जो भी चीफ कमिश्नर होंगे वो यहाँ पे रूल करेंगे। 1956 में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया जाता है। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के माध्यम से इसे भी हमने यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दे दिया। फाइनली जाकर 1972 पे 71 के एक्ट के माध्यम से, जो आपका NEA एक्ट है, नॉर्थ ईस्ट एरिया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 है, इसके माध्यम से इसे हम यहाँ पे फुल फ्लेज्ड स्टेटस दे देते हैं ऑन 21 जनवरी 1972। ये बात हो गई आपके त्रिपुरा की। कहानी आती है मेघालय की। मेघालय की क्या स्थिति है उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करते हैं। एक्चुअली मेघालय जो था वो आपका असम का पार्ट हुआ करता था। मेघालय पे 3 ट्राइब्स रहती हैं, गारो, खासी, जैंतियां। तीनों ट्राइब्स की अपनी अलग आइडेंटिटी है। चूंकि मेघालय वॉज द पार्ट ऑफ असम, इसलिए जो असमीज हैं वो चाहते थे कि इनकी आइडेंटिटी को कोलैप्स करके ये हमारी आइडेंटिटी फॉलो करें, यानी हमारा कल्चर यहाँ पर फॉलो करें। अब यहाँ पर जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो ऑब्वियस सी बात है कि इन तीनों ट्राइब्स ने, गारो, खासी, जैंतिया जो ट्राइब्स हैं, इन तीनों ट्राइब्स ने यहाँ पे डिमांड उठा दी कि हमें यहाँ पर एक एटोनॉमस स्टेट चाहिए। इन्होंने जब डिमांड उठा दी तो 1971 पे हमने इनकी भी मांग को एक्सेप्ट कर लिया, और फाइनली जाकर 21 जनवरी 1972 को 21st स्टेट का स्टेटस दे दिया जाता है मेघालय को, और मेघालय की कैपिटल बना दी जाती है शिलोंग। इस तरीके से 21 जनवरी 1972 को 3 स्टेट यहां पर बनाए जाते हैं। आगे कहानी आती है सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट। ये यहाँ पे पूरी कहानी क्या है इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बात कर लेते हैं। एक्चुअली कहानी शुरू होती है, जो हमारा पहला सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आता है 1955 पे, उस पे एक सेक्शन है सेक्शन 6A। सेक्शन 6A जो है वो यहाँ पे ऐसे लोगों को जो किसी अदर स्टेट से आए हैं, अदर कंट्री से आए हैं, उन लोगों को यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया की परमिशन देता है। किस आधार पर देता है? तो फैटर्निटी के आधार पर देता है। पर इंडिया के कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ NGO ऐसे हैं जो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आगे की कहानी बताता हूं। कहानी यहां से शुरू होती है कि द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955, यानी कि जो वहां पे सेक्शन 6A था उसकी वैलिडिटी को यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कंटिन्यू रखी है। पर कुछ लोगों का कहना है कि इस वैलिडिटी को कंटिन्यू नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? कहानी शुरू होती है आसाम से। आसाम पे मुद्दा क्या आता है कि आसाम पे बहुत सारे ऐसे बांग्लादेशी लोग हैं जो आसाम पे इंटर कर चुके हैं, और आसाम पे इंटर कर चुके हैं कि मतलब कि भारत में इंटर कर चुके हैं और लंबे समय से असम पे रह रहे हैं। चूंकि असम पे रह रहे हैं तो उनकी अब डिमांड हो गई है कि हमें इंडिया की सिटीजनशिप दी जाए। तो किस आधार पे दी जाए? तो बोल रहे हैं कि हमें यहाँ पर फैटर्निटी के आधार पर इंडिया की सिटीजनशिप दी जाए। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर एक बात और फिक्स कर दी है कि देखो, कभी भी फैटर्निटी जो हम लागू करते हैं, ये फैटर्निटी हम यहां पे सेलेक्टिव फॉर्म पे लागू नहीं करते हैं। सेलेक्टिव फॉर्म का मतलब है कि कुछ लोगों पे हमने फैटर्निटी लागू करके उनको सिटीजनशिप दे दी और कुछ लोगों पे हमने नहीं दी सिटीजनशिप। ये यहां पे मेन मुद्दा आता है। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट का कहने का मतलब ये है कि असम में जो हम सिटीजनशिप दे रहे हैं वो सिटीजनशिप हम सबको देंगे, नहीं तो हम किसी को नहीं देंगे। अब इसी समय एक NGO है, NGO यहाँ पे इसका अपोज करता है। जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसको यहाँ पे अपोज करता है। और क्या तर्क देता है? वो तर्क देता है कि भाई साहब देखो, अगर आप ऐसा कर देते हैं तो इसकी वजह से जो आसामीज हैं, आसामीज लोगों की अपनी जो आइडेंटिटी है वो यहाँ पे कोलैप्स हो जाएगी, वो यहाँ पे खतरे पे आ जाएगी, इंडेंजर्ड हो जाएगी। ये उनका कहना है। दूसरी बात, उनका एक और कहना है,
उनका ये भी कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो आसामीज लोगों की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जो डेमोग्राफिक है और जो कल्चरल राइट्स है वो भी यहाँ पर अफेक्ट होंगे। ये यहाँ पर मेन मुद्दा निकल कर आता है, जो यहाँ पे एनजीओ का अपना एक लॉजिक है, जो उसका यहाँ पे एक आर्गुमेंट है वो निकल कर आता है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार ऐसा सेक्शन 6A में क्या है, उस बारे में यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले तो ये मुद्दा कहाँ से उठता है, ये मुद्दा उठता है 6A का जो मुद्दा उठता है वो मुद्दा उठता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1985 पे। इस पर यहाँ पर ये मुद्दा उठाया जाता है। एक्चुअली क्या था कि ये जब एक्ट यहाँ पे लागू किया गया था उस समय असम के साथ एक समझौता किया गया था। ये समझौते का पर्पज क्या था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यह था कि असम में जो भी लोग बांग्लादेश से इंटर कर रहे हैं उनको सिटीजनशिप दे दी जाए। कब तक के लोगों को दी जाए, किस डेट के पहले के लोगों को दी जाए, किस डेट के बाद के लोगों को दी जाए, ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। तो यहां पे एक बात बोली गई कि देखो हम यहां पे दे तो देंगे सिटीजनशिप, परंतु हम यहां पे ऐसे लोगों को सिटीजनशिप देंगे जो लोग यहां पर 1 जनवरी 1966 से पहले आए हैं। ऐसे लोगों को हम यहां पे सिटीजनशिप दे देंगे। फिर यहां पर और मुद्दा उठा कि एक और क्राइटेरिया फिक्स किया गया। बोले एक चीज और याद रखो कि जो 1971 का ईयर है, यानी कि 1 जनवरी 1966 से लेकर 25 मार्च 1971 के ये बीच का जो पीरियड है, अगर इस पीरियड में कोई व्यक्ति बांग्लादेश से एंटर किया हुआ है तो उसे भी हम यहां पे सिटीजनशिप दे देंगे। दूसरी बात यहां पर ये उन्होंने बोली इस सेक्शन के अंदर, पर बोला इन्होंने कि देखो हम ये दे तो देंगे पर यहां पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, अगर उन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो किया जाता है तो ही हम यहां पे सिटीजनशिप देंगे। जैसे कि ओनली आफ्टर द फुलफिल सर्टेन कंडीशंस एंड प्रोसीजर्स। बोले क्या प्रोसीजर्स होगा? बोले यहां पर हम कुछ चीजें निर्धारित करेंगे, एक समझौता करेंगे जिसे यहां पे नाम दिया गया असम एकॉर्ड 1985। ये जो यहां पर एग्रीमेंट हुआ था ये 3 लोगों के बीच में हुआ था, जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी, असम की गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी और जो असम के लीडर्स थे, मतलब असम मूवमेंट्स के जो लीडर्स थे वो यहां पे इन्वॉल्व थे। अब इनका यहां पर कहना क्या था? इनका कहना यह था कि अगर आप ऐसा करते हैं, असम पे जो बांग्लादेशी लोग हैं उनको अगर आप सिटीजनशिप देते हैं तो इसकी वजह से हमारी जो अपनी पर्सनल आइडेंटिटी है, ये पर्सनल आइडेंटिटी यहां पे खत्म हो जाएगी, मतलब कोलैप्स कर जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि इनको यहां पे मतलब ये जो सिटीजनशिप है यहां पे ना दी जाए। अब यहां पे इसके क्या रिजल्ट्स आते हैं, आउटकम्स क्या होते हैं, उसके बारे में यहां पे बात करते हैं। एक्चुअली क्या था कि जो सेक्शन 6 था वो स्पेशली आपका असम के लिए जोड़ा गया था। दूसरी बात यहां पर यह बात बोली गई कि देखो द प्रोविजन टारगेट इश्यू ऑफ मास माइग्रेशन ड्यूरिंग द 1971 बांग्लादेशी लिबरेशन वॉर, कि यहां पे जो लिबरेशन वॉर की वजह से जो लोग बड़े पैमाने पर माइग्रेट होकर आए थे हम उनको ही यहां पे फोकस करेंगे और उन्हीं लोगों को हम यहां पे इंडिया के सिटीजनशिप देंगे। एक्चुअली उसके पीछे रीजन ये था कि बांग्लादेशी जो लोग थे वो कहीं ना कहीं तो इंडियंस ही थे ना, क्योंकि पहले वो आपके वेस्ट बंगाल का पार्ट हुआ करता था, बंगाल का पार्ट हुआ करता था, बाद में फिर आपका वो ईस्ट बंगाल बन गया, बाद में बांग्लादेश बन गया। बोले ऐसे लोगों की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है, तो हम ऐसे लोगों को यहाँ पे नागरिकता देंगे। ये बात यहाँ पर बोली गई। दूसरी बात यहाँ पर एक बात और बोली गई कि अगर ये लोग यहाँ पर आते हैं तो इनके लिए कुछ डायरेक्शन यहाँ पर दिया जाएगा और अगर एक डेट फिक्स की जाएगी, अगर उस डेट पे ये लोग आते हैं तभी हम यहाँ पे उनको प्रॉपर एंट्री देंगे, तभी हम उनको यहाँ पे सिटीजनशिप देंगे। यही यहाँ पे फिक्स किया गया कि हु एंटर्ड आसाम आफ्टर द 25 मार्च 1971 द डेट मार्किंग द बिगनिंग ऑफ बांग्लादेशी क्रिएशन, कि मतलब ये जो डेट होगी ये वो डेट होगी जब यहाँ पे बांग्लादेश का क्रिएशन होता है, यानी कि 25 मार्च 1971। उसके पहले ही हम लोगों को यहाँ पे, उसके पहले के लोगों को हम यहाँ पे सिटीजनशिप देंगे। तो ये आपका यहाँ पे प्रोविजन किया गया। इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है जॉब ग्रेड आईएएस, और इसके अलावा जो भी करंट से रिलेटेड पीडीएफ है वो सारी पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। इसके अलावा इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं। ये सीरीज आपके स्पेशली यूपीएससी सीएसई 2025 के लिए चलाई जा रही है ताकि मैक्सिमम करंट अफेयर को आपको कवर कराया जा सके, आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। इसी तरह के और भी इवेंट्स आपके लिए लाता रहूँगा। ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच। जुड़े रहें जॉब ग्रेड आईएएस के साथ।